नमस्कार। एमए प्रीवियस राजनीति विज्ञान के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, आज मैं अपने पहले क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मुझे राजनीति विज्ञान विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन वाला पेपर, जो 5th पेपर है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, वह पढ़ाने को दिया है और आज मैं इस पेपर को शुरू करने का प्रयास करता हूं। देखिए, इस पेपर का नाम है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। आप सोच रहे होंगे कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन आधुनिक पढ़ने का आधुनिक भारत में क्या औचित्य है। हम प्राचीन तो हैं नहीं, हम तो आधुनिक भारत के लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, नए शोधों के लोग हैं। राजनीति विज्ञान का विकास बहुत अधिक हुआ है, भारत में भी हुआ है, दुनिया में भी हुआ है। तो इसको पढ़ने का पढ़ाने का क्या औचित्य है। देश के हर विश्वविद्यालयों में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के कुछ चिंतकों को पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जैसे कौटिल्य हुए, जैसे मनु हुए, जैसे महाभारत हुए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय का यह पहला राजनीति विज्ञान विभाग है जो पूरा एक सेमेस्टर एमए प्रीवियस के एमए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों को इस पेपर को पढ़ाने का मौका देता है, अवसर देता है। क्यों पढ़ते हैं हम आप इसको, इसका क्या औचित्य है, यह सवाल आपके सामने आता है। आप ये बताइए कि आपसे ये पूछा जाए कि भारत का भी कोई अपना राजनीतिक विज्ञान है, तो आप क्या जवाब देंगे। पश्चिम के लोगों से पूछा जाता है कि आपका क्या राजनीतिक विज्ञान है, तो तत्काल प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हाब्स, लॉक, रूसो, न जाने के तमाम तरह के चिंतकों की बात कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। लेकिन भारत में भी राजनीतिक चिंतन था कि नहीं था, यह सवाल सबके सामने था। भारत में भी राजनीतिक चिंतन था। जिस तरह से यूनान में राजनीतिक चिंतन था, जिस तरह से पश्चिम में राजनीतिक चिंतन था, जिस तरह से इंग्लैंड में राजनीतिक चिंतन था, उसी तरह से भारत में भी राजनीतिक चिंतन की सुदृढ़ परंपरा रही है। पिछले 1000 वर्षों के बाद, 1000 के बाद हम अपने राजनीतिक चिंतन पर पढ़ना, मंथन करना, लिखना छोड़ दिए। स्वतंत्र भारत के में तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की पढ़ाई लिखाई बहुत सीमित हो गई, बहुत संकीर्ण हो गई। कारण कि हमने राजनीति विज्ञान के आयातित चिंतकों को अपने देश में पढ़ाने का प्रयास किया, उसको विकसित किया। हमने प्लेटो को खूब चाव से पढ़ते हैं, हम अरस्तु को खूब चाव से पढ़ते हैं। अरस्तु को कहते हैं कि अरस्तु आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता है, यह भी कहते हैं। मैकियावेली को खूब पढ़ते हैं, हाब्स, लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को खूब पढ़ा, बीए में आपने पढ़ा होगा। यह पेपर भी अद्भुत है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पेपर की महत्ता को 1939 में प्रतिपादित किया और उन्होंने राजनीति विज्ञान की स्थापना करते समय यह ध्येय निश्चित किया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा पढ़ाई जाएगी। अनेक पुस्तकें हैं इसमें। केपी जायसवाल की हिंदू पॉलिटिक पुस्तक है, बीए सेलिटोर की पुस्तक है एंशिएंट इंडियन पॉलिटी एंड इंस्टीट्यूशंस, एनसी सिन्हा की पुस्तक है कौटिल्य अर्थशास्त्र। मैंने भी एक पुस्तक लिखी कुछ साल, 2-3 साल पहले, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा का इतिहास। ये 2 खंडों में है, ये प्रकाशित है, हो सकता है लाइब्रेरी में हो, आप उसको जाके देख सकते हैं। नेट पर है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हमने लिखी, अनेक लोगों ने लिखा। और प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन पर काम करने वाले भारत के विद्वानों ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के राजनीतिक तत्वों की व्याख्या को एक चुनौती के रूप में लिया। हम मानते हैं कि प्राचीन भारत की राजनीतिक अध्ययन की परंपरा बहुत विशाल है और मुझे लगता है कि यह प्लेटो, अरस्तु से भी पहले की है।
प्लेटो अरस्तु को प्राचीन, सुकरात को भी प्राचीन माना जाता है। लेकिन भारत की राजनीतिक परंपरा, इसको प्राचीन न कहें, भारत की राजनीतिक परंपरा कहें तो यह, इसकी प्राचीनता बहुत पहले से है, वेदों से चलती। इस पर बहुत से लोगों ने काम किया, बहुत से लोगों ने इसको उद्घाटित करने का प्रयास किया। इसलिए हम कहते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा का आधार, आकार अत्यंत विशाल है, अत्यंत विराट है। भारत के विद्वानों ने ही नहीं, पश्चिम के अनेक विद्वानों ने, जैसे मैक्स मुलर जैसे विद्वानों ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा पर विशाल साहित्य खड़ा किया है। अब यह, पहले यह माना जाता था कि पश्चिम के लोगों का आरोप था भारत पर कि भारत को लोग राजनीतिक चेतना से शून्य हैं, उनको राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं, वे धर्म में लिप्त रहने वाले लोग हैं, कर्मकांड में ज्यादा जुड़े रहते हैं, योग में ज्यादा जुड़े रहते हैं। भारत में प्राचीन काल में राजनीतिक चिंतन की प्रतिभा ही नहीं थी। यह चुनौती 1929 या 1927-28 के बाद यह आई। अब यह स्वाभाविक है कि किसी राष्ट्र पर इस बात का आरोप लगे कि उनके पास राजनीतिक चिंतन की प्रतिभा ही नहीं है, तो यह राष्ट्र के लिए दुखद बात है। तो जब राष्ट्र के लिए दुखद बात है, तो भारत के राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इस बात का पुरजोर जवाब देने को ठाना। प्राचीन भारतीय राजनीतिक अध्ययन की जो गंभीर शुरुआत इस देश में हुई, वह 1857 के विद्रोह के बाद हुई। मतलब क्या हुआ कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था भारत का, उसका आधार प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख तत्व थे। इसलिए 1857 में जब भारत का गौरव जगा, भारत का पुनर्जागरण एक तरह से हुआ, भारत के लोगों ने अपने राजनीतिक प्रतिभा का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो 1857 में पहली बार प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा पर अध्ययन की गंभीर परंपरा शुरू हुई। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भारत में होती है, और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होने के बाद प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक विज्ञानियों ने राजनीतिक चिंतन के प्रमुख तत्वों को खोजना शुरू किया। 1784 की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ने भारत के राजनीतिक विज्ञान को समझने का काम शुरू किया। आप सवाल उठा सकते हैं कि 1784 के पहले भारत के राजनीतिक वैज्ञानिक नहीं थे? लेकिन बहुत सी पुस्तकें उनकी गायब हो गई, पश्चिम के लोग उठा ले गए। भारत के लोगों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हम गुलाम थे, हम ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत जी रहे थे। हमारी जो मेधा शक्ति थी वह कुंठित हो गई थी। तो कुंठित मेधा शक्ति, कुंठित राजनीतिक मेधा शक्ति से राजनीतिक परंपरा को सोचने में देर तो हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब विद्रोह के कारणों का पता चलाया गया, 1857 के विद्रोह के कारणों का जब विश्लेषण किया गया, तो यह समझ में आया कि 1857 के पहले भारत के लोग क्या थे? राष्ट्र की भावना से शून्य थे। वो राष्ट्र नहीं समझ रहे थे, राष्ट्र की राजनीतिक भावना से शून्य थे, निरंकुश भाव थे। राजा रजवाड़े थे, लेकिन उनका भाव निरंकुश था। राजतंत्र से शासित हम लोग थे, राजे रजवाड़े थे, सब राजतंत्रात्मक थे। हम पतन के स्थिति पर खड़े थे। हमारा इतिहास पतन ही नहीं, अपकर्ष की कहानी बन के रह गया था। हम राजनीतिक संवेदना से पूर्णतः शून्य थे।
आध्यात्मिक समस्याओं में घिरे रहने वाले भारतीय थे। हम सिर्फ आध्यात्म ही सोचते थे, राजनीति नहीं सोचते थे। इसलिए पश्चिम के लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि जो भारत आध्यात्मिकता में खोया रहता है उससे भौतिकता से क्या मतलब, भौतिक मामलों में क्यों सोचेंगे। और इसलिए ऐसी बात हुई कि हमारे ऊपर साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रभाव था। साम्राज्यवादी शक्तियां हमको सोचने ही नहीं दे रही थी कि हमारी भी कोई राजनीतिक चेतना है। साम्राज्यवादी शक्तियां हमको यह प्रेरित कर रही थी कि हम सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म में खोए रहे। हमारी जो गुलाम मनोवृत्ति थी, वह गुलाम मनोवृत्ति राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में व्याख्यायित करने के प्रयास में बाधा बन रही थी। अब इसकी प्रतिक्रिया 1857 के बाद हुई। 1857 में जब इसकी प्रतिक्रिया हुई तो भारतीय चिंतकों ने भारतीय राजनीतिक मूल्यों को उद्धृत करने, उजागर करने का प्रयास भी शुरू किया। सबसे जो पहला गंभीर प्रयास भारत के किसी राजनीतिक चिंतक ने किया तो उनका नाम था भगवान लाल इंद्र जी। भगवान लाल इंद्र जी ने 1857 के बाद सबसे पहले यह कहा कि पश्चिम के लोग झूठ बोलते हैं, पश्चिम के लोगों को भारत की राजनीतिक चेतना के बारे में पता ही नहीं है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भारत की राजनीतिक चेतना यूनान के राजनीतिक चेतना की तुलना में बहुत पुरानी है। यहीं से प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन की परंपरा शुरू होती है। जी.आर. भंडारकर ने अपनी पुस्तक में लिखा कि भारत का राजनीतिक चिंतन पश्चिम की राजनीतिक चिंतन की तुलना में ज्यादा संवेदनशील है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य में भारत के राजनीतिक चिंतन को उद्घाटित करने का प्रयास किया। R.L. मित्रा ने, जो बंगाल के थे, उन्होंने एक किताब लिखी पॉलिटिक्स इन एंशिएंट इंडिया। इस किताब में उन्होंने राज्य के प्रमुख तत्वों, राजनीति विज्ञान के प्रमुख तत्वों की जमकर व्याख्या की। 1887 में रमेश चंद्र दत्त ने वैदिक कालीन परंपरा पर एक लेख लिखा और उन्होंने कहा कि भारतीय शासन व्यवस्था अत्यंत प्राचीन है। 1894 में पूर्णेंदु नारायण सिंह ने प्राचीन भारत के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करते हुए कहा कि यह वस्तुतः राजतंत्र नहीं था, यह वस्तुतः लोकतंत्र था। तो जिस लोकतंत्र को की जननी को हम ब्रिटेन को मानते हैं, हम फ्रांस को मानते हैं स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व जैसे नारों के आधार पर, अमेरिका को मानते हैं, तो पूर्णेंदु नारायण सिंह ने कहा कि गलत है। भारत ही पहला ऐसा दुनिया में देश है जिसने दुनिया में लोकतंत्र को स्थापित किया और दुनिया ने उसी लोकतंत्र से लोकतंत्र के भावों को सीखने का प्रयास किया। यह 1894 में पूर्णेंदु नारायण सिंह ने यह लेख लिखा। तो अब यह जो लेख लिखा, तो इस लेख की प्रतिक्रिया हुई। जब इस लेख की प्रतिक्रिया हुई तो भारत के अन्य राजनीतिक चिंतकों ने खोजना शुरू किया कि आखिर में भारत का राजनीतिक चिंतन है क्या? क्या प्लेटो के समान है? क्या अरस्तु के समान है? क्या भारत में भी कोई फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस कहा जा सकता है? क्या भारत में भी प्लेटो के राजनीतिक चिंतन की तरह कोई चिंतन नामक चीज है? यह खोजने का प्रयास 1894 के बाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि पूर्वी दुनिया माने पश्चिम की दुनिया वस्तुतः कर वसूलने वाली संस्थाएं हैं, टैक्स वसूल करती हैं,
और कठिनतम दंड का प्रयोग करती हैं पश्चिम में, लेकिन भारत में वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना है। हम कल्याणकारक राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। 1905 में भारत में अर्थशास्त्र की खोज शुरू हुई। श्यामा शास्त्री ने अर्थशास्त्र की खोज की। 1909 में इसका प्रकाशन हुआ। अर्थशास्त्र की खोज के बाद भारत के राजनीतिक चिंतन की प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, क्योंकि हमको वो ग्रंथ मिल गया था जिस ग्रंथ के आधार पर हम भारत के राजनीतिक चिंतन को के प्रमुख तत्वों को प्रमाण के रूप में, उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने का काम कर सकते थे। और 1906 के बाद भारत में अर्थशास्त्र की खोज के बाद भारत में राजनीतिक चिंतन पर शोध, मंथन इत्यादि शुरू हुआ। अब अर्थशास्त्र ने उन जो आरोप थे उसका खंडन किया कि भारत के लोग राजनीतिक संवेदना से शून्य हैं। यहीं से राजनीति विज्ञान के संगठन, उसके उद्देश्य, उसकी उपलब्धि, जनता से राजनीति विज्ञान का संबंध, राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप आदि पर अध्ययन शुरू हुआ। 1907 में एसी दास गुप्ता ने एक लेख लिखा, जिसका लेख का शीर्षक था कंट्रोल्ड मोनार्की, नियंत्रित राजतंत्र। भारत में नियंत्रित राजतंत्र था और उस लेख के माध्यम से उन्होंने भारत के राजनीतिक चिंतन की परंपरा को स्थापित करने का प्रयास शुरू किया। दूसरे लेख में एसी दासगुप्ता ने फिर लिखा कि भारत की राजनीतिक चिंतन या भारत का राज्य या भारत की व्यवस्था विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था थी, डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिटिकल सिस्टम था, निरंकुश नहीं था। 1913 और 1915 के मध्य लेखों की बाढ़ आ गई। हर जगह के संस्कृत के साहित्य में अनेक लेख लिखे गए, जिनमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया, इंटरनेशनल रिलेशन इन एंशिएंट इंडिया, स्टेट इन एंशिएंट इंडिया, वेलफेयर स्टेट इन एंशिएंट इंडिया, इंस्टीट्यूशन इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, स्टेट एंड पब्लिक रिलेशन इन एंशिएंट इंडिया, इस तरह के लेख लिखे गए। यह लेख इसलिए लिखे जा रहे थे ताकि हम जवाब दे सकें कि भारत के लोग राजनीतिक चिंतन की परंपरा और संवेदना से शून्य नहीं है, वो खूब जानते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल ने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी, जिसका नाम है हिंदू पॉलिटी। केपी जायसवाल, आप देखेंगे तो केपी जायसवाल का किताब आपको मिल जाएगा। जायसवाल ने यह सिद्ध किया कि भारत का राजनीतिक चिंतन या भारत का राजनीतिक ढांचा एथेंस के गणतंत्रों के समान है। भारत का राजनीतिक ढांचा ब्रिटेन के संवैधानिक राजतंत्र के समान है। उसमें पौर जनपद नामक संस्थाएं हैं और पौर जनपद नामक संस्थाएं विकेंद्रीकृत राजनीतिक संस्थाओं को, विकेंद्रीकृत राजनीतिक रूप को भारत के संदर्भ में प्रस्तुत करती हैं। 1916 में प्रमथनाथ बनर्जी, रंगास्वामी अयंगर, आरसी मजूमदार आदि ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की अनिवार्यता को सिद्ध किया और सिद्ध भी हुआ। इससे पश्चिम के लोग बौखला गए कि भारत के राजनीतिक वैज्ञानिकों की मेधा तो उभरने लगी। और उसके बाद 1916 से 1930 तक अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। आरसी मजूमदार, श्यामा शास्त्री, नरेंद्रनाथ ला, वीके सरकार, यूएन घोषाल, यूवी विश्वनाथ, डीआर भंडारकर, पीवी काणे, वीआर दीक्षितार, एनसी बंदोपाध्याय, बेनी प्रसाद आदि ने क्या किया? धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मसूत्र,
नीति ग्रंथ, महाकाव्य, बौद्ध, जैन, कालिदास, भर्तृहरि, बाण, भवभूति, रामायण, महाभारत, कल्हड़, तुंगाचार्य, ऐसी रचनाओं में से राजनीतिक चिंतन की परंपरा को निकाल लिया। अब इस राजनीतिक परंपरा को निकालने के बाद भारत में राजनीतिक चिंतन की परंपरा का पता चला, और भारत में जब राजनीतिक चिंतन की परंपरा का पता चला तो लोगों को यह समझ में आया कि राजनीतिक चिंतन की परंपरा कितनी महत्वपूर्ण है भारत में। अब सवाल यह उठता है कि हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस में भारत में भी कोई पॉलिटिकल साइंस था? भारत में तो पॉलिटिकल साइंस का नाम नहीं था। हम साइंस की राजनीति को विज्ञान मानते हैं। उसकी मेथोडोलॉजी आपने बीए में पढ़ी होगी कि जो सत्य को उद्घाटित करे, जिसका प्रमाण हो, जो भविष्य की चीजों का आकलन कर सके, इत्यादि इत्यादि। इसलिए राजनीति विज्ञान है। अब सवाल यह उठता है कि भारत में राजनीति विज्ञान जैसी कौन सी चीज है? तो भारत में एक महत्वपूर्ण शब्द मिलता है और उस शब्द का नाम है राजधर्म। राजधर्म का अगर आप अंग्रेजी अनुवाद करें तो राजधर्म का अनुवाद पॉलिटिकल रिलीजन नहीं हो सकता। राजधर्म का अनुवाद पॉलिटिकल रिलीजन नहीं है। धर्म हमारे यहां विज्ञान है। धर्मस्य विज्ञाने अस्ति, धर्म ही विज्ञान है। तो जब अगर धर्म विज्ञान है तो राजधर्म का अर्थ क्या हुआ? पॉलिटिकल साइंस। तो भारत का जो पॉलिटिकल साइंस है उसको आप पश्चिम की तुलना में उसको राजधर्म के रूप में मान सकते हैं। और राजधर्म की व्याख्या भारत में अद्भुत है। राजधर्म पॉलिटिकल साइंस की तरह संकीर्ण नहीं है। धर्म यह रिलीजन भी नहीं है, यह मजहब भी नहीं है, यह कर्मकांड भी नहीं है। धर्म मतलब व्यवहार। तो पॉलिटिकल साइंस का मतलब राज व्यवहार और राजधर्म का मतलब राज व्यवहार। तो भारत का जो राजधर्म है वह राजधर्म ही भारत में पॉलिटिकल साइंस के रूप में जाना जाता है। और इसको जानने के अनेक प्रमाण हैं, अनेक किताबें लिखी गई। पीसी नाथ ला ने राजधर्म को कहा दिस इज साइंस, दिस इज पॉलिटिकल साइंस। उन्होंने कहा कि साइंस ऑफ राजधर्म, उनकी किताब का नाम है साइंस ऑफ राजधर्म, मतलब राजधर्म ही अपने आप में साइंस है। तो अब राजधर्म का उल्लेख कहां कहां है, इस बात को समझने की जरूरत है। आपस्तंभ धर्मसूत्र एक धर्मसूत्रों की परंपरा है, हमारे यहां किताब है, उसमें एक महत्वपूर्ण धर्मसूत्र है जिसका नाम आपस्तंभ धर्मसूत्र है। आपस्तंभ धर्मसूत्र ने पहली बार राजधर्म की व्याख्या की। अब आपस्तंभ धर्मसूत्र जो है वेद से निकला हुआ सूत्र है। वेद तो बहुत बड़ा व्यापक है, बहुत बड़ा है। उसका जो हम सूत्रबद्ध करते हैं तो उसको सूत्र कहते हैं, छोटा अंश कहते हैं। तो वेद का जो सूत्रबद्ध है वह सूत्र है, और उसमें वेद से निकला हुआ आपस्तंभ धर्मसूत्र राजधर्म का उल्लेख करता है। जो सूत्र होता है उसको धर्मशास्त्र भी कहते हैं। सूत्र और धर्मशास्त्र नाम अलग अलग हैं लेकिन परंपराएं एक है। तो आपस्तंभ धर्मसूत्र के बाद ईसा की पहली शताब्दी से पहले मनुस्मृति एक ग्रंथ आती है, जिस ग्रंथ के 7वें अध्याय में 335-336 श्लोक होंगे। उस श्लोक में राजधर्म की व्यापक व्याख्या की गई। मनु ने 7वें अध्याय में जिस राजधर्म की व्याख्या की, जिस पॉलिटिकल साइंस की व्याख्या की, वह पॉलिटिकल साइंस प्लेटो और अरस्तु की तुलना में किसी मायने में कम नहीं है।
राज्य की क्या परिभाषा है, राज्य के क्या क्या तत्व हैं, शासन की क्या परिभाषा है, शासन के क्या क्या तत्व हैं, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, सेना क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, जन कल्याण क्या है। ये सारी व्याख्याएं मनु ने अपने 7वें अध्याय में की। महाभारत ने भी राजधर्म की व्याख्या की है। हम इसको संक्षेप में ले आते हैं क्योंकि मूल कोर्स पर हमको जाना है, हम एक आउटले के रूप में आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं। महाभारत ने भी राजधर्म की व्याख्या की। अनुशासन पर्व में बृहस्पति ने, एक अनुशासन पर्व है महाभारत का, उसमें एक चिंतक है, उनका नाम है उशना। वह उशना ने एक शास्त्र लिखा जिसको कहते हैं उशना शास्त्र। शास्त्र मतलब विज्ञान। तो उशना शास्त्र में राजनीति विज्ञान की खूब व्यापक चर्चा की गई। राजधर्म ने, महाभारत के राजधर्म ने भारत के राजधर्म के व्याख्याताओं का नाम लिखा। कहा कि ये राजधर्म व्याख्याकार हैं। जैसे पश्चिम के राजनीति व्याख्याकारों में सुकरात से शुरू करेंगे, प्लेटो पर आएंगे, अरस्तु पर आएंगे, मैकियावेली पर आएंगे, बीच में मध्यकाल पर आएंगे, फिर हाब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मार्क्स तक जाएंगे ना। तो अब ये उसी तरह से महाभारत ने भारत के राजनीतिक विज्ञानियों का नाम लिखा। और वो नाम किस प्रकार है? वो नाम इस प्रकार है। उस नाम में बृहस्पति का नाम है। पहला राजनीतिक विज्ञानी बृहस्पति, दूसरा राजनीतिक विज्ञानी भारद्वाज, तीसरा राजनीतिक विज्ञानी गौरशिरस, तीसरा राजनीतिक विज्ञानी काव्य, सब नाम है राजनीतिक विज्ञानियों के। चौथा राजनीतिक विज्ञानी महेंद्र, पांचवा राजनीतिक विज्ञानी मनु, छठा राजनीतिक विज्ञानी प्राचेतस, सातवां राजनीतिक विज्ञानी विशालाक्ष। 7 राजनीतिक विज्ञानियों का, राजधर्म के व्याख्याकारों का नाम महाभारत ने लिखा है। शांति पर्व के दूसरे अध्याय में आगे बढ़ते हैं कि शंबर जैसे आचार्यों का भी नाम लिखा। शंबर भौतिकवादी है, वो भौतिकता की बात करता है, आध्यात्मिकता की बात नहीं करता। वो कहता है, शंबर क्या कहता है कि व्यक्ति तो सिर्फ सुख प्राप्त करने के लिए आता है और किसी राज्य का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति को सुख देना होता है। राज्य का कोई मतलब नहीं। अगर जो राज्य व्यक्ति को सुख नहीं दे पाता, वह राज्य हम राज्य नहीं मानते, यह शंबर कहता है। और यह आज भी आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में भी यही सत्य है, लोकतंत्र में भी यही सत्य है। तंत्र किसके लिए? लोक के लिए, लोक के कल्याण के लिए। अगर जनता का कल्याण, लोक का कल्याण साधन रूप में उद्देश्य न हो तो राज्य की क्या आवश्यकता है? राज्य की आवश्यकता इसीलिए हुआ कि समाज में अराजकता फैल गई, लोग एक दूसरे को काटने, मारने, पीटने लगे और उसको उस समाज बिखरने ना पाए। इसके लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, संविदा हुआ और संविदा के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन शंबर कहता है कि जो भी हुआ हो, राज्य तो बना, और राज्य अगर बना तो उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? जनता का सुख। अभी सुख क्या है? भौतिक सुख भी होगा, आध्यात्मिक सुख भी होगा, सांस्कृतिक सुख भी होगा, शारीरिक सुख भी होगा। सुख की अनेक परिभाषा है। सुख ही सुख, और हर व्यक्ति सुख ही चाहता है। दुख कोई व्यक्ति नहीं चाहता। किसी व्यक्ति को दुख दे करके राज्य जीवित नहीं रह सकता। इसमें वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, धर्म संघर्ष जैसा भाव नहीं है। सुख देना राज्य का पहला उद्देश्य, शासन व्यवस्था का पहला उद्देश्य व्यक्ति को सुख प्रदान करना। अब उस सुख की अलग 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 परिभाषा है, और इसी सुख को देने के लिए अर्थशास्त्र की रचना हुई। अर्थशास्त्र का भी अंतिम उद्देश्य हुई पैसा, धन, और धन से क्या होगा? सुख प्राप्त होगा। अर्थशास्त्र भी
सुख प्राप्त करने का एक साधन है, यह स्वयंवर कहता है। अब यह सवाल उठता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो लिखा कौटिल्य ने, जिसका नाम कौटिल्य अर्थशास्त्र है, क्या उसके पहले भी अर्थशास्त्र की कोई परंपरा भारत में थी? कौटिल्य तो पहले लाइन में लिख देता है कि हमने अपने पूर्ववर्ती अर्थशास्त्रियों के विचारों को लेकर के अपने समय और काल के अनुसार हमने अर्थशास्त्र की रचना की। तो कौटिल्य जब स्वीकार करता है कि हमारे पहले भी भारत में अर्थशास्त्र की परंपरा थी, तो अर्थशास्त्र की इस परंपरा का संकेत महाभारत फिर देता है और अनेक अर्थशास्त्रियों का नाम बताता है। ये अर्थशास्त्री हैं बहुदंती पुत्र नंबर 1, दीर्घपारायण नंबर 2, घोटक मुख नंबर 3, कणिक नंबर 4, भारद्वाज, जो भारद्वाज राजधर्म के प्रणेता भी हैं, अर्थशास्त्र के भी प्रणेता है, भारद्वाज, कात्यायन, किंजल्क, किंजल्क राजधर्म के प्रणेता भी है, अर्थशास्त्र के प्रणेता भी है, पिशुनपुत्र, ये सब नाम हैं, बहुदंती पुत्र, कौणपदंत, पाराशर, दोनों में है, राजधर्म में भी और अर्थशास्त्र में भी, पिशुन, वातव्याधि और विशालाक्ष, ये सभी राजधर्म की भी रचना करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की भी रचना करते हैं और पॉलिटिको इकोनॉमिक्स की भी रचना करते हैं। मतलब पॉलिटिक्स विदाउट इकोनॉमिक्स इज नथिंग। राजनीति बिना अर्थशास्त्र के कुछ नहीं है और अर्थशास्त्र भी बिना राजनीति के कुछ नहीं। दोनों का एक सम्मिलन है। अर्थशास्त्र कहां चलेगा? जहां राज्य होगा। अर्थशास्त्र को कौन संहित करेगा? राज्य व्यवस्था करेगी। तो अर्थशास्त्र और राजधर्म, अर्थशास्त्र और राजधर्म को कुछ संयुक्त करके भारतीय विचारकों ने राजनीतिक चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाया। जो राजधर्म की परंपरा नष्ट हो गई थी भारत में, वह राजधर्म की परंपरा या वो पॉलिटिकल साइंस की परंपरा, भारतीय पॉलिटिकल साइंस की परंपरा को 19वीं शताब्दी में खोजने का प्रयास किया गया और तब जब पश्चिम से इसकी चुनौती मिली। पीवी काणे ने एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र का इतिहास। उसमें यह लिखा कि जो पॉलिटिकल साइंस, राजधर्म या पॉलिटिकल साइंस भारत का है, वह दुनिया के सभी पॉलिटिकल साइंस का सार है, संक्षेप है, मूल है। मतलब अगर भारत का राजधर्म न हुआ होता तो दुनिया